हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल क्लासेस। मैं आपका दोस्त राज प्रजापत। आज हम जनरल साइंस के विज्ञान के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस प्रकार का वीडियो देख सकें और वो भी सीख सकें। और अगर आपने स्टार्ट कर दिया है यार पढ़ना, तो उसे बिल्कुल भी क्विट मत कीजिए, छोड़िए मत। बीच में बिल्कुल भी हमको हारना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है, ऐसे लोगों से नहीं जुड़ना है जो गलत और नेगेटिव हमको पीछे की ओर खींचने की कोशिश करें। आप सबसे दूर हो गए। इन 3 से 4 5 महीने अच्छी सी मेहनत कीजिए, क्योंकि इस बार वर्दी आपके हाथों में होगी, वर्दी आपकी बॉडी पे होगी, चाहे वो एमपी पुलिस की हुई या फिर आर्मी की। सो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यार अपने को हारना नहीं है। हमने अगर स्टार्ट कर दिया है तो समझ लीजिए कि आधा काम तो आपने वैसे ही कर दिया है, क्योंकि रास्ते पे जब हम चलते हैं ना तो कई कंकड़ और पत्थर होते हैं यार, लेकिन एक अच्छा और नया जूता पहनकर उस पर आसानी से चला जा सकता है। लेकिन वहीं अगर हमारे जूते में अगर कंकड़ आ जाए ना तो 2 कदम चलना भी मुश्किल होता है दोस्तों। तो चुनौतियाँ हमें बाहर मिल रही है, हम इंसान जो होता है हमारे अंदर की चुनौतियों से हार जाता है। तो निकाल फेंकिए यार उस जूते का जो कंकर है वो, और स्टार्ट कर दीजिए और लगे रहिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक्यूपंक्चर क्या है। क्या है एक्यूपंक्चर? एक्यूपंक्चर क्या है? ये है सुइयों के माध्यम से उपचार विधि है। सुइयों के माध्यम से शरीर के किसी एक पार्ट पर सुइयों से क्या किया जाता है, इस प्रकार से क्या किया जाता है, मतलब छेद कर दिए जाते हैं, छेद कर दिए जाते हैं सुइयों से। तो उससे क्या होता है, दर्द में राहत मिलती है। तो ये उपचार विधि कुछ लोगों का मानना है कि अभी अभी डेवलप हुई है, लेकिन नहीं नहीं, ये बहुत कई सालों पहले से डेवलप हो चुकी है। और इसको हम कहते हैं एक्यूपंक्चर विधि, जिससे सुइयों के माध्यम से उपचार होता है, जिससे दर्द में राहत मिलती है बॉडी में। इस प्रकार की इस विधि को क्या कहा जाता है? एक्यूपंक्चर विधि कहा जाता है। अगला देखते हैं कि खाली बर्तन को पानी से भर दिया जाए तो आवृत्ति क्या होगी। उसकी आवृत्ति क्या हो जाती है? खाली बर्तन को जब पानी से भर दिया जाता है तो उसकी आवृत्ति बढ़ जाती है, मतलब आवृत्ति क्या होती है? बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पहाड़ों पर दाल देर से गलती है, क्यों? क्योंकि पहाड़ों पर दाल देर से गलने का कारण क्या है? जो एयर का प्रेशर है वो क्या है? कम है वहाँ पर। तो वायु दाब क्या हो जाता है? वहाँ पर कम हो जाता है। वायु का दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। हमने इसके पहले जो साइंस का क्वेश्चन डिस्कस किया था, उस क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि किसी द्रव का क्वथनांक कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो कैसे बढ़ाया जा सकता है? वायु दाब को बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है। और मैंने बताया था कि जैसे कि हमने हमारे घरों में आलू रख दिए हैं और उसको उबालने के लिए रख दिए हैं, और अगर वो उस तुलना में कम देर से उबलेंगे, किस तुलना में, जैसे कि हमने उसको कुकर में रखा हुआ है और वहाँ पर देखना है कि जैसे हम ढक देते तो अंदर क्या हो जाता है? वायु दाब बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो उससे क्वथनांक बढ़ जाता है, उससे वो क्या जल्दी उबल जाते हैं। तो उसी प्रकार से पहाड़ों पर क्या बताया कि दाल देर से गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊंचाइयों पर जाते जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है? वायु दाब कम हो जाता है। उस वायु दाब के कम होने से ही पहाड़ों पर दाल देर से गलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? वेबर है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? वेबर है। तो इसके पहले हम देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। आपने देखा होगा कि जब भी ये नॉर्थ और साउथ हमारा क्या होता है, 2 पोल होते हैं चुंबक में। और चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? इसके आसपास होता है। क्या होता है? इसके आसपास। हम यहाँ साउथ मान लेते हैं, नॉर्थ मान लेते हैं, और इसके आसपास जो इस प्रकार की जो रेखाएं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं, ये जो क्षेत्र होता है जिसमें ये किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है या अपने से प्रतिकर्षित कर देता है, वो क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हमेशा किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में होती है? नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। मतलब नॉर्थ से निकलती है और साउथ में इंटर होती है। ठीक है, इस प्रकार से ये बाहर की तरफ होती है। समझ में आया? तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबक के आसपास का क्षेत्र। ये विद्युत जिसमें गमन होती है, जिन तारों में गमन होती है, उसके आसपास भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो इकाई क्या हो गई? इसकी इकाई हो गई वेबर हो गई। और इसको कहाँ पर उत्पन्न किया जा सकता है? कहाँ पर? मतलब गतिमान आवेश के द्वारा, अर्थात विद्युत धारा द्वारा भी उत्पन्न किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र। और कणों में निहित चुंबकीय आघूर्ण के द्वारा भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र मैंने बता दिया किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र होता है। हमारा जो चुंबक आसपास के एरिया में, उस
जगह जहाँ पर किसी चीज़ को अपनी ओर खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है, जहाँ हम चुंबकीय क्षेत्र अनुभव करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र हमेशा विद्युत धारा, सुनो, विद्युत धारा हमारे इस वायर में इस प्रकार से या तो इधर गमन कर रही होगा या इधर गमन कर रही होगी। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होता है? इसके आसपास होता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा के बहने की दिशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर। दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। आपने देखा होगा जहाँ हाई टेंशन लाइट होती है, बड़े बड़े पोल होते हैं, जहाँ पर वायर होता है, जहाँ पर विद्युत धारा के बहने की आवाज़ तक आती है, आपने देखा होगा कि वहाँ उन पोल पे वहाँ लिखा रहता है डेंजर लिखा रहता है। मतलब उसके ऊपर इतना डेंजर होता है कि अगर व्यक्ति उसके ऊपर जाए तो चुंबकीय क्षेत्र इतना ज़्यादा होता है कि उसके कारण वो उसको अपनी ओर खींच लेता है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पर जल से जलने की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस भाप से जलने क्या होता है? जलना क्या होता है? ज़्यादा खतरनाक क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर जल जो उबल रहा है वो उसके टेम्परेचर पर जलना, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस जो भाप है उसे जलना ज़्यादा खतरनाक होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस भाप पर जलना ज़्यादा खतरनाक होता है। क्या होता है? से जलने की अपेक्षा 100 डिग्री भाप से जलने क्या होता है? अधिक खतरनाक होता है, अधिक खतरनाक होता है। और ये क्यों होता है भैया? क्यों होता है अधिक खतरनाक? क्यों होता है भाप से जलना ज़्यादा खतरनाक क्यों होता है? आपने देखा पानी से जल जाता है तो पूरा हाथ पे फैल जाता है, लेकिन भाप से जैसे जलते हैं, तुरंत जलते से ही हमारे हाथ में क्या हो जाते हैं? छाले हो जाते हैं। और भाप से जलना ज़्यादा खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि भाप के कणों में अधिक मात्रा में अधिक मात्रा में गुप्त ऊष्मा पाई जाती है, ठीक है ना। इसका कारण यही है कि 100 डिग्री सेल्सियस जल से जलने की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस भाप से जलना अधिक खतरनाक होता है। और क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि भाप के कणों में अधिक मात्रा में गुप्त ऊष्मा पाई जाती है। देखिए विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा क्या, जैसे कि हमने ओम का नियम के बारे में हमने नहीं देखा, लेकिन फिर भी आपने कभी क्लास में पढ़ा हो तो V = IR पढ़ा होगा आपने, जिसमें V क्या होता है? वोल्टेज होता है, I हमारा करंट होता है, R क्या होता है? रेजिस्टेंस, मतलब हमारा क्या होता है? प्रतिरोध होता है। तो I क्या है? विद्युत धारा। अब हम देखते हैं भैया विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा की इकाई हम लिख लेते हैं कूलाम प्रति सेकेंड। कूलाम प्रति सेकेंड मतलब कि ये है कि 1 कूलाम प्रति सेकंड मतलब कि 1 सेकंड, तो 1 कूलाम बटे 1 सेकंड। मतलब विद्युत धारा की इकाई क्या होगा कि यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड के लिए प्रवाहित हो, यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड के लिए प्रवाहित हो तो उसे क्या कहा जाता है? 1 एम्पियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1 एम्पियर कहा जाता है। तो विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? 1 एम्पियर भी होती है, और कूलाम प्रति सेकंड भी विद्युत धारा की इकाई है। तो अगर ऑप्शन में आपको कूलाम प्रति सेकंड दिया हो तो भी सही है, और अगर एम्पियर दे रखा हो तो भी सही है, क्योंकि विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? कूलाम प्रति सेकंड। और इससे ये हम निकाल सकते हैं परिभाषा कि यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड के लिए प्रवाहित हो तो उसे क्या कहा जाता है? 1 एम्पियर कहा जाता है। तो दोनों उसकी इकाई अगर ऑप्शन में जो दे रखा वो हमारा सही होगा। विद्युत धारा की इकाई क्या होगा? 1 एम्पियर या फिर कूलाम प्रति सेकंड विद्युत धारा की इकाई होगी। अब बताने लायक क्या है इसके अंदर? हाँ, इस विद्युत धारा को मापने का यंत्र कौन सा? विद्युत धारा को मापने का यंत्र है एमीटर। क्या है? एमीटर। ठीक है, एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। इसी के साथ मैं एक और बता देता हूँ, जैसे अभी V = IR बताया था मैंने, तो इसमें V क्या होता है? वोल्टेज होता है। ठीक है, तो वोल्टेज नापने के लिए वोल्टेज मतलब विभवांतर मापने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम हमारे परिपथ में? ये एमीटर होता है, वो होता है वोल्टमीटर। क्या होता है? वोल्टमीटर होता है। ठीक है, जैसे कि परिपथ दे रखा तो एमीटर में ए रहेगा, वोल्टमीटर में V। तो इस प्रकार से हमारे क्या होते हैं? मीटर होते हैं, जिनसे हम क्या नापते हैं? करंट और वोल्टेज मापी जा सकती है। तो विद्युत धारा की इकाई का क्वेश्चन था कि विद्युत धारा किससे मापी जाती? विद्युत धारा की इकाई क्या है? कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इस प्रकार के हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप यू लाइक, और आप वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारा दोस्त भी इस प्रकार के क्वेश्चंस को कुछ समझ पाए। और मैं आपको इतना ही कहूँगा यार दोस्तों कि आपको बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना है, तैयारी करते रहना है, और आपको सीखते रहना है, डेली सीखते रहना है। चाहे इस चैनल से सीखे या किसी भी चैनल से सीखे, लेकिन आपको कंटिन्यू रहना है। आप गिव अप बिल्कुल नहीं करना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है यार। आप किसी से भी पढ़िए, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा उसे समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि अच्छी किताबें और अच्छे लोग आसानी से किसी को समझ में नहीं आते हैं, उन्हें भी पढ़ना पड़ता है। सो दोस्तों बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।